मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट कल इस एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिए थे। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे हमने कहा 5 to the power 2 25, तो इस नंबर का एंड डिजिट क्या है 5। तो स्टूडेंट यहाँ ये पूछा गया है 6 to the power n इज एनी नेचुरल नंबर। n कोई भी नेचुरल नंबर है, वो 2 हो सकता है, 3 4 5 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। तो इन्होंने क्या कहा है कि n कोई भी नेचुरल नंबर रहे, क्या ये 6 to the power n जो कैलकुलेट होके आएगा, क्या उसकी जो एंड डिजिट है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जबकि n नेचुरल नंबर हो। स्टूडेंट देखते हैं। टू दी पावर n प्राइम फैक्टर स्टूडेंट आप इसके कर लेंगे, और 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट 2 3 और 6 3 1 3, तो आप इसे लिख लेंगे 2 into 3 to the power n। तो 6 के आपने प्राइम फैक्टर स्टूडेंट लिख लिए 2 into 3 to the power n, where n is any नेचुरल नंबर। स्टूडेंट n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या ये 0 पर एंड हो सकता है, क्या इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो सकता है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए और आप 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मेमोराइज कीजिए। स्टूडेंट 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में स्टूडेंट क्या होता है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है अगर किसी उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 0। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 0 पर एंड हो सकता है, क्या 0 पर एंड हो सकता है स्टूडेंट, इसका मतलब 5 उस नंबर, जो भी नंबर 0 पर एंड होते हैं 5 उस नंबर का जरूर एक फैक्टर रहना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो भी नंबर 0 पर एंड होते हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं। इसके उलट या इसके कन्वर्स हम कह सकते हैं कि जिन नंबर की एंड डिजिट या ये कहिए यूनिट प्लेस डिजिट 0 होती है वो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने कहा है क्या 6 to the power n 0 पर एंड हो सकता है, n चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो। तो स्टूडेंट मैं आपको कह दे रहा हूँ कि जो भी नंबर 0 पर एंड होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 into 3, तो 5 तो इसमें स्टूडेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 is not in the prime factorization of 6. So for any natural number n 6 to the power n cannot end with the digit 0। स्टूडेंट ये 0 पर एंड हो सकता था जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट 5 होता।
5 होता तो वो 0 पे एंड होने की उसकी संभावना थी। नोट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक उठाएंगे और क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से और खुद भी रीड करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। स्टूडेंट हमें ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट क्यों है। स्टूडेंट कंपोजिट और प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने कल आपको मेमोराइज कराई थी, आपको क्लास में हमने नोटबुक में लिखाई हुई है, मैं फिर आज आपको रियलाइज करा दूं। कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये अभी हम फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो स्टूडेंट हम इसे पहले फैक्टर फॉर्म में ले आएंगे और फिर अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो स्टूडेंट हम इसे कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं 13 कॉमन है, 13 आप कॉमन ले लीजिए। 7 into 11 into 1 plus 1, 13, 11 7 is 77 plus 1, 13 into 77 plus 1 88। स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं कि 88 के आप 13 into 44 into 2 और भी फैक्टर हो सकते हैं स्टूडेंट, बट मैंने बस ये किया, बस हमें तो क्या देखना है कि नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। स्टूडेंट यहाँ मैंने 3 फैक्टर लिख दिए, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही है। स्टूडेंट जिस नंबर का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वही आपका कंपोजिट नंबर होगा। सो 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number because 13 into 11 into 13 plus 13 have more than 2 फैक्टर्स, क्योंकि स्टूडेंट इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ। सिमिलरली स्टूडेंट आप इसे सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मैंने लिख दिया स्टूडेंट, आपकी बुक में भी है, वहां से अच्छे से आप उसे रीड कर लेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। स्पॉट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लेने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है, मतलब एक राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि एक राउंड लेने में स्टूडेंट 12 मिनट ले लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वे जब चलना शुरू करते हैं तो सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे चलते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर मिलेंगे। एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। सोनिया 18 मिनट में राउंड पूरा करती है और रवि 12 मिनट में राउंड पूरा कर लेता है। सेम पॉइंट से दौड़ते हैं, सेम टाइम से दौड़ना शुरू करते हैं। तो हमें बताना है कि कितनी देर बाद वो दोबारा मिलेंगे। अगर स्टूडेंट आप से थोड़ा सा और मतलब पढ़े रीड करें तो आपको मतलब कहीं से निकल के आएगा कि कम से कम कितना टाइम लगेगा उन्हें मिलने के लिए।
दोबारा मिलने के लिए कम से कम कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट जब भी आपके मन में यह आ जाएगा कि दोबारा मिलने में कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको स्टूडेंट निकालना है 18 का 12 का एलसीएम। स्टूडेंट जो भी एलसीएम आएगा उतनी ही देर बाद, उतने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। स्टूडेंट कर लेंगे आप इसे, 12 का 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, इतनी देर बाद वो दोबारा से मिलेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट आपको रेशनल नंबर पता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। जिन नंबर्स को भी p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि p के इंटीजर्स हो, q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और स्टूडेंट फिर हमने इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। तो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो हो सकता है टर्मिनेटिंग या तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो हो सकता है टर्मिनेटिंग और या तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब स्टूडेंट मैंने तो लिखा है रेशनल नंबर, बट मैं रेशनल की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि रेशनल से ही इरेशनल की बात निकल के आएगी। क्या बात निकल के आएगी स्टूडेंट? हमने रेशनल का डेफिनेशन अभी बता दिया, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी क्यू का इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। स्टूडेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक और होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेटिव होता है और ना ही रिपीटिव होता है। वो टाइप का डेसिमल ही, वो टाइप का डेसिमल नंबर ही कौन सा, जो ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, उस टाइप का डेसिमल नंबर ही इरेशनल नंबर होता है। या स्टूडेंट इसके कन्वर्सली आप ये कहिए कि इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, इरेशनल नंबर, जिन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वही नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, यानी उन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल हम देख ले रहे हैं स्टूडेंट, एग्जांपल आप जैसे 5.02800091208 एंड सो। ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो डिजिट रिपीट सी हो रही है, तो ऐसा नंबर्स जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, उसे ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और स्टूडेंट जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन। सेंट ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। सेंट थ्योरम 1.3 देखते हैं। थ्योरम की डिटेल में नहीं जाएंगे स्टूडेंट, बस आप थ्योरम देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, स्टूडेंट अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है then p divide a where a is positive integer। फ्रेंड दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, p कोई प्राइम नंबर है और अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को, यानी p डिवाइड a स्क्वायर then p also divide a where a is any integer, जबकि a कोई भी इंटीजर है। फ्रेंड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है
then P also divide A, then P also divide A, तो P A को भी डिवाइड करेगा। स्टूडेंट मैंने अभी कहा था थ्योरम की डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इसका स्टेटमेंट याद रख लेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ये थ्योरम वहाँ काम आने वाली है स्टूडेंट, नो डाउट। स्टूडेंट हमने थ्योरम 1.3 अभी हमने आपको बताई, थ्योरम 1.3। उसके पहले हमने इरेशनल नंबर बताया, और इरेशनल नंबर को बताने के लिए भी स्टूडेंट हमने रेशनल नंबर को आपको मेमोराइज कराया। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर को हम एक बार फिर देखते हैं। रेशनल नंबर आप P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, वेयर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए स्टूडेंट, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q का इंटीजर होना चाहिए। एक और बेसिक फैक्ट है स्टूडेंट रेशनल नंबर का, वो क्या है? P एंड Q ऑल्सो कोप्राइम, P एंड Q ऑल्सो कोप्राइम नंबर। अब एक और वर्ड आपके लिए स्टूडेंट निकल के आ गया कि कोप्राइम क्या है। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा यानी 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ऐसे नंबर जिनका 1 को छोड़ के यानी 1 के अलावा कोई भी कोप्राइम नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें कोप्राइम नंबर बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। कैसे नंबर को कोप्राइम बोलते हैं स्टूडेंट? ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट P और Q क्या, P और Q का क्या होना चाहिए? P इंटीजर्स होना चाहिए, Q इंटीजर्स होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन स्टूडेंट हमने बता दी कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, यानी P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली रेशनल नंबर में होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हमने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी, एक बार फिर मैं आपको बता दूं थ्योरम 1.3 में क्या था। वहाँ कहा गया था if P is a prime number and P is divides A square then P also divide A। P कोई प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, then P also divide A। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको, where A is an integer। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। और इरेशनल कैसे होते हैं स्टूडेंट? अभी हमने इरेशनल रेशनल का डिस्कशन किया था। मैं इरेशनल फिर बता दूं, इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो P अपन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट इससे हम थोड़ा सा कन्वर्सली करेंगे, मतलब हम इसे लेट कर लेंगे, कि ये प्राइम नंबर सॉरी ये रेशनल नंबर है। और स्टूडेंट फिर बाद में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी जिससे मना कर देंगे कि ना ये तो हमने गलत मान लिया, ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, और रेशनल नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट? इरेशनल नंबर। देखिए लेट √5 is a rational number। स्टूडेंट ये हमने लेट कर लिया, देन वी कैन राइट √5 इक्वल टू P अपॉन Q, P and Q are इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और बेसिक फैक्ट इसके साथ क्या जुड़ा है स्टूडेंट? P और Q को प्राइम होने चाहिए, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5Q इक्वल टू P
taking square on both the sides, root 5 q square equal to p square, 5q square equal to p square. स्ट्रेंथ इसे मैं यही छोड़ दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 10 को आप लिख सकते हैं 2 into 5, तो आप जब 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल आराम से ये कह सकते हैं 2 is a factor of 10, 5 is a factor of 10, कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए, कह सकते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप पी स्क्वायर ऐसे लिखा है 5 into q स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं 5 is a factor of q स्क्वायर, ऑल्सो q स्क्वायर is a factor of p स्क्वायर। Here 5 is a factor of p square, then स्टूडेंट p को आप लिख सकते हैं 5 into x, where x any integer, x कोई भी इंटीजर है स्टूडेंट। Put in equation number 1. Put in equation 1. ये स्टूडेंट ये वैल्यू 5px इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 5q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 5q स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 25/5p स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ ये कंडीशन आई थी 5q स्क्वायर इक्वल टू p, और आपने कह दिया था 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। यहाँ एक बात और लिखनी है आपको स्टूडेंट, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देन 5 will be a factor of p। जो थ्योरम 1.3 है स्टूडेंट, 5 is a prime number, 5p स्क्वायर का फैक्टर है, then 5 will be a factor of p, तो 5p का भी एक फैक्टर होगा, ये पक्का हो, ये कंफर्म होगी बात स्टूडेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं देन p इक्वल टू 5x। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया स्टूडेंट। और सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ आ गया तो ऐसे आप 5 को लिख सकते हैं q का फैक्टर है, here 5 is a factor of q square, then 5 will be a factor of q। देखिए स्टूडेंट 5 q का भी फैक्टर होगा, और आपने यहाँ लिख दिया कि 5p का भी फैक्टर है। तो स्टूडेंट जो बेसिक फैक्ट है कि p और q को प्राइम होने चाहिए थे, को प्राइम मतलब p और q का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो कुछ और ही हो गया स्टूडेंट। p का भी एक फैक्टर 5 है और q का भी एक फैक्टर 5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 is a common factor of p and q। It's contradict the basic fact that p and q are co-prime। स्टूडेंट 5p का भी एक फैक्टर है, 5q का भी एक फैक्टर है, तो जिसने यहाँ एक कंट्राडिक्ट, जिसने विरोध किया है, इट्स कंट्राडिक्ट द बेसिक फैक्ट, बेसिक फैक्ट का विरोध किया है। बेसिक फैक्ट क्या है, p एंड q आर को प्राइम, उस बेसिक फैक्ट का विरोध किया है स्टूडेंट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि p और q किसी रैशनल नंबर में p और q को प्राइम होने चाहिए।
तो स्टूडेंट ये तो हाँ जो बात थी हमारी गलत होगी, और हमने तो क्या कहा था कि प्राइम ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये तो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। स्टूडेंट ये जो कंट्राडिक्शन आया है, ये जो विरोधाभास आया है, ये जो हमने गलती कर दी थी, क्या गलती कर दी थी कि हमने √5 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया था P/Q। ये जो विरोधाभास आया है, ये हमारी गलती के कारण आया है। और हमारी गलती मतलब इसका मतलब तो हमने तो क्या कहा था, √5 P/Q रैशनल नंबर है, तो हमने तो ये गलती की थी, तो हमारी गलती को हम सुधार लेंगे अब। सो √5 is an irrational। स्टूडेंट ये हमने प्रूव कर दिया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट हर साल ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब ये इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, क्या मान लीजिए √3 कह दिया, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 कह दिया, √7 कह दिया, किसी भी फॉर्म में आए स्टूडेंट, बस प्रोसेस यही रहेगा। और जहाँ मान लीजिए 5 आप लिखते जा रहे हैं, वहाँ अगर ये प्रूव कर आपसे ये प्रूव करवा जाए कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो 5 की जगह क्या आता जाएगा स्टूडेंट 2। मान लीजिए ये प्रूव करा जा रहा है कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 5 की जगह 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट हम जैसे अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही हम शुरू करेंगे, हम इसे रैशनल पहले मान लेंगे। देखिए स्टूडेंट, लेट 3 + 2√5 is a rational number, then 3 + 2√5 equal to P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। P भी इंटीजर्स है स्टूडेंट, और Q भी इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपका मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्क क्या होगा, आपको √5 को छोड़ के या तो और कोई दूसरा क्वेश्चन होगा दूसरे पार्ट में, मतलब जो इरेशनल नंबर होगा उसे लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी प्रोसेस करते हुए बाकी सबको आपको राइट साइड में ले जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको लेफ्ट साइड में केवल इरेशनल नंबर को रखना है, बाकी आप प्रोसेस करते हुए बढ़ेंगे, और जितने भी इसके अलावा इरेशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं आप इधर, उन सबको आप राइट साइड में ले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट 3 को आप ट्रांसपोज कर देंगे, 2√5 P/Q - 3 is a रैशनल नंबर। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें स्टूडेंट, 2√5 P - 3Q/Q is a रैशनल नंबर। जो स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में लीजिए, √5 P - 3Q/2Q is a rational number because P, Q, 2 and 3 are P, Q, 2 and 3 are all
इंटीजर। देखिए स्टूडेंट, आपको p का पता है, यहाँ से जब आपने कंसीडर किया था आपको पता है कि p इंटीजर है, आपको q का पता है इंटीजर है, 2 और 3 तो इंटीजर स्टूडेंट है ही। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, ये तो होगा रैशनल नंबर। बट इधर क्या है स्टूडेंट, ये आपको पता है, ये आपने प्रूव भी कर दिया कि √5 रैशनल नहीं होता, ये रेशनल होता है। तो स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ इट्स contradicts that √5 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So ये वाला नंबर स्टूडेंट 3 + 2√5 is an irrational. ओके स्टूडेंट, अदर पार्ट आप खुद से करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय।